कहानी की शुरुआत एक बैटलफील्ड से होती है जहाँ पर कई सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं और उन्हीं के बीच सोल्जर ग्रे भी है। उस पर एक अटैक होता है और वो अटैक उसके सीने में एक गड्ढा कर देता है। ग्रे जमीन पर गिरता है। वो सोचता है कि इस बैटल में मैं बिना कुछ करे ही मर गया। वो अपने एनिमी लिक्विडेटर को देखता है जो कि ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसने कुछ समय पहले एक एंटायर कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय किया है। लिक्विडेटर से फाइट करने के लिए बैट फाइटर के एक ग्रुप को तैयार किया गया था। इसमें मिलर, बेला वुलब्राइट, जेकब ब्लूमफील्ड और सोर्ड से एमी वाइट जैसे फाइटर शामिल है। ग्रे याद करता है कि वो एक हम है सोल्जर्स जिन्हें सपोर्ट यूनिट कहा जाता है। बोन फाइटर्स को देखते हुए कहता है कि वो सही में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे यूनियन अकेडमी से यही उम्मीद थी पर मुझे नहीं लगा था कि हमारी पावर के बीच में इतना अंतर होगा। हम जैसे सोल्जर्स की यहाँ पर होने से क्या फर्क पड़ता है। ग्रे की आंखों में आंसू है। वो याद करता है कि उसने भी कड़ी मेहनत की थी। तभी एमी वाइट लिक्विडेटर पर अटैक कर जो उसे डैमेज कर देती है। लिक्विडेटर अपनी ट्रू पावर को शुरू करता है और एक अटैक में वहाँ पर सबको मार देता है। ग्रे नोटिस करता है कि लिक्विडेटर हम सबसे खेल रहा था। हम इस फाइट में कभी नहीं जीत सकते। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में बहुत खून बह चुका है। अभी तक तो उसे मर जाना चाहिए था। तभी उसे आवाज सुनाई आती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरे पास आओ। ग्रे अपने आप को सुनसान सी जगह पर पाता है। वो अपने बगल में देखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। इस बीन का नाम क्रोनस है। क्रोनस कहता है कि तुम मरे नहीं हो, तुम्हारी बॉडी हील हो गई है। ग्रे देखता है कि वो हील हो चुका है। वो क्रोनस से पूछता है कि क्या तुमने मुझे हील किया है। क्रोनस बताता है कि नहीं, तुम्हारी पावर ने तुम्हें हील किया है। तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है, इसे मैं अभी एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास लिक्विडेटर से ज्यादा पावर है। ग्रे कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि हम ये बैटल जीत सकते हैं। क्रोनस कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, पर हाँ मुझे लगता है कि हमें लिक्विडेटर को हराना होगा। इतने में क्रोनस उसकी बॉडी में अपना हैंड घुसेड़ते हुए कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें अपनी पावर दे रहा हूँ। ग्रे खड़ा होता है, उसकी सोर में से ब्लैक फ्लेम निकल रही है। ग्रे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी पावर है। क्रोनस बताता है कि नहीं, ये तुम्हारी पावर है, मेरी पावर को तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके बाद ग्रे लिक्विडेटर पर अटैक करता है। वो लिक्विडेटर को डैमेज कर देता है। वो लिक्विडेटर पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लिक्विडेटर अपनी फुल पावर का यूज करके उसे बीच में से काट देता है। वो कहता है कि तुमने अच्छी फाइट करी। वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वो देखता है कि ग्रे हील हो गया है। ग्रे को ब्लैक फ्लेम ने कवर कर लिया है। लिक्विडेटर अपने शील्ड बनाते हुए पूछता है कि क्या सही में तुम एक ह्यूमन हो। ग्रे उस पर अटैक करता है और उसे डैमेज कर देता है। ग्रे कहता है कि तुम अब भी जिंदा हो। वो उसके पास आते हुए कहता है कि पर इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ग्रे लिक्विडेटर पर अटैक करता है और उसे बीच में से काट देता है। लिक्विडेटर मैजिक का यूज करता है। वो कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। ग्रे नोटिस करता है कि सडनली नाइट हो गई है। वो लिक्विडेटर पर अटैक करते हुए कहता है कि तो क्या हो गया। तभी वो नोटिस करता है कि इस अटैक का लिक्विडेटर पर कोई असर नहीं हुआ। लिक्विडेटर कहता है कि इस समय मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो अपने ऊपर के स्टार्स को देखो। ग्रे स्टार्स को देखता है। लिक्विडेटर ने वहाँ से उस पर अटैक किया है। इस अटैक से ग्रे कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया है। लिक्विडेटर कहता है कि अगर तुम जल्दी खत्म हो जाओ तो तुम रिवाइव नहीं हो पाओगे। और तभी वो अपने सामने क्रोनोस का मैजिक देखता है। क्रोनोस ने ग्रे को सेव कर लिया है। वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत पावर है ग्रे, पर अब भी मैं तुम्हें टाइम में पीछे ले जा सकता हूँ। लिक्विडेटर क्रोनोस को पहचान लेता है। वही क्रोनोस ग्रे से कहता है कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। अपनी फुल पावर का यूज करके मैं तुम्हें पास में भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। वो ग्रे को 15 साल पीछे भेज देता है। ग्रे नोटिस करता है कि उसका होम टाउन रेनेडो विलेज है। ग्रे याद करता है कि उसका होम टाउन 15 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। उसे क्रोनोस की बात याद आती है कि सही में वो अपने पास्ट में आ गया है। वोटने की कोशिश करता है पर तभी उसे अपने हाथ के घाव के बारे में याद आता है कि इस समय उसे बेल्डर और उसके साथ ही बुली किया करते थे। वो सोचता है कि मैं उन्हें बीट नहीं कर सकता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मैं ओवरहर्ट नहीं होना चाहता, मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा। और थोड़ा सा आगे जाने पर ही वो बेल्डर और उसके साथ ही उसे मिलता है। बेल्डर कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उसके सामने स्वॉर्ड फेंकते हुए कहता है कि जल्दी से उठाओ और मुझसे मोक बैटल करो। ग्रे बताता है कि मेरा हैंड अभी हील नहीं हुआ है, मैं मोक बैटल नहीं कर सकता। बेल्डर कहता है कि तुम जिंदा मत करो, ये ब्लेड डल है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ग्रे उसे बताता है कि डल होने के बाद भी ये डेंजरस है। बेल्डर उस पर चिल्लाता है और फाइट करने की कहता है। वो ग्रे पर अटैक करते हुए कहता है कि कोई नहीं, तुम वेपन के बिना भी फाइट कर सकते हो। ग्रे याद करता है कि बेल्डर की इंजरी के कारण ही मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप को इम्प्रूव नहीं कर पाया
पाया। इस इंसिडेंट से मेरे लूजर बनने की शुरुआत हुई थी। ग्रे उसका अटैक को डॉज कर लेता है, उसको खुद यकीन नहीं होता, वो उसके दूसरे अटैक को भी डॉज कर लेता है, पर नोटिस करता है कि बेल्डर वीक नहीं है बल्कि मैं फास्ट हो चुका हूँ। ये देखकर बेल्डर की गैंग हैरान हो जाती है। ग्रे स्वॉर्ड उठाते हुए सोचता है कि मेरे पास लाइफ की बोरी नहीं है, पर मेरे पास बैटल सेंस है। ग्रे काउंटर अटैक करता है और उसे गिरा देता है। ग्रे याद करता है कि उसकी पास्ट लाइफ में बेल्डर ने उसे कितना बुली किया था। वो बेल्डर पर अटैक करता है, बेल्डर के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है। ग्रे उस पर अटैक करते हुए सोचता है कि चिंता मत करो, तुमने ही मुझे बताया था कि अगर ब्लेड ब्लंट है तो तुम उससे लोगों को पीट सकते हो। ग्रे अटैक करता है और बेल्डर के शोल्डर को इंजर्ड कर देता है। बेल्डर के शोल्डर से खून निकल रहा है। ग्रे को भी यकीन नहीं होता, वो सोचता है कि ब्लेड तो डेल था ना, अगर ये शार्प होता तो बेल्डर अभी तक मर चुका होता। वो बेल्डर पर अटैक करता है और उसके दांत तोड़ देता है। ग्रे पूछता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुमने ही तो मुझे बताया था कि डेल ब्लेड से फाइट की जा सकती है। बेल्डर अपनी गैंग से कहता है कि ये तुम क्या देख रहे हो, इसे मारते क्यों नहीं। वो गैंग नर्वस है, वो सब एक साथ उस पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। ग्रे उन सबको डिफीट कर देता है। बेल्डर की गैंग अपने घुटनों पर ग्रे से माफी मांग रही है और वही ग्रे सोच रहा है कि मुझे इनसे कितना डर लगता था। ग्रे पूछता है कि तुम सब जो सीरियस और मैनशिप स्टूडियो से हो ना। बेल्डर बताता है कि हाँ, पर हमें लगा कि हमें स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो हमने वहाँ जाना बंद कर दिया। ग्रे सोचता है कि तो इन्हें लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, हालांकि उस स्टूडियो से मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, पर वो मेरे काम आ सकता है। ग्रे उन्हें उस स्टूडियो ले जाने की कहता है। बेल्डर कहता है कि क्या तुम किसी और से नहीं पूछ सकते, अगर मास्टर को पता चला कि मैं फाइट में हार गया तो मुझे नहीं छोड़ेगी। ग्रे अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए कहता है कि तो तुम और पिटाई खाना चाहते हो। बेल्डर ग्रे को डोजो ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वो उससे पूछता है कि पर तुम डोजो क्यों जाना चाहते हो। ग्रे बताता है कि डोजो मुझे अकेडमी के लिए रिकमेंडेड कर सकता है, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। गैंग का मेंबर कहता है कि पर तुम अकेडमी के बिना भी स्ट्रॉन्ग हो। ग्रे कहता है कि काश मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होना इनफ होता। वो याद करता है कि लिक्विडेटर को वर्ल्ड के टॉप फाइटर भी नहीं हरा पाए, यहाँ तक कि मेरे उस पावर को यूज करने के बाद भी उस पर जरा सी भी खरोच नहीं आई। मुझे नहीं पता कि उसे डिफीट करने के लिए मुझे कितना स्ट्रॉन्ग होना होगा। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं डार्क पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ और सेट ने मुझे जो स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी उसकी वजह से मैं बैटल में टिक पाया। अगर मैंने सही से स्वॉर्डमैनशिप सीखी होती तो मैं उस बैटल को जीत सकता था। वो सकता है कि इसलिए ही क्रोनस ने मुझे यहाँ भेजा है। डोजो में बेल्डर और उसकी गैंग अपने मास्टर के सामने बैठी है। डोजो की मास्टर सेरिया को पता चलता है कि कैसे बेल्डर और उसकी गैंग ने नियत से ग्रे पर वार किया और फिर भी वो हार गए। बेल्डर कहता है कि वो तो सिर्फ एक मॉक बैटल थी, एक अटैक में उसे दूर फेंक देती है। वो कहती है कि अगर वो एक मॉक बैटल थी तो तुम इसे भी मॉक बैटल कह सकते हो। तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ और कभी भी खुद को इस डोजो से एसोसिएट मत करना। बेल्डर और उसकी गैंग वहाँ से चली जाती है। सेरिया ग्रे से माफी मांगती है। ग्रे कहता है कि कोई नहीं। सेरिया कहती है कि तो तुम अकेडमी के लिए रिकमेंडेशन चाहते हो। वो वुडन स्वॉर्ड उठाते हुए कहती है कि उसके लिए मुझे पहले तुम्हारी एबिलिटी चेक करनी होगी। वो उसको स्वॉर्ड देती है, दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। सेरिया कहती है कि तुम पहले अटैक करो। ग्रे कहता है कि ठीक है। वो सेरिया पर अटैक करता है। सेरिया नोटिस करते हैं कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप उसकी इससे बहुत आगे है, मानो कि उसने कई सारी बैटल में फाइट की हो। अब समझ में आए कि बेल्डर और उसकी गैंग कैसे हारी। लगता है कि सेल्फ टॉट है, पर काफी हद तक लगता है कि इसे किसी ने सिखाया भी है। वो सोचती है कि इसमें बहुत टैलेंट है। वो सीरियस होते हुए कहती है कि चलो इस फाइट को यही खत्म करते हैं। वो ग्रे पर सीरियस करती है, पर ग्रे उसके अटैक को टॉयज करने लगता है। वो सोचती है कि गिव अप क्यों नहीं कर रहा, बेस्ट की स्किल टेस्ट कराई थी, पर लगता है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। वो सोचती है कि मुझे शायद से डर क्यों लग रहा है। ग्रे अटैक करता है जिससे सेरिया पीछे हो जाती है। वो ग्रे के पीछे ओपनिंग देखते हुए कहती है कि तुमने अपनी वीकनेस दिखा ही दी। वो ग्रे पर वहाँ से अटैक करती है और तभी वो देखते है कि ग्रे का अटैक से उसकी स्वॉर्ड पहले ही टूट चुकी है। सेरिया देखती है कि उसकी स्वॉर्ड दूर गिरी हुई है। वही ग्रे सोचता है कि ये तो सेम सेंसेशन है, इसका मतलब मेरे पास वो पावर अब भी है। तभी उसकी बॉडी पर लोड पड़ता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी उसकी पावर को नहीं संभाल पा रही। ग्रे कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो सोचता है कि मुझे बड़े ध्यान से पावर यूज करनी चाहिए। क्या मैं इस पावर के बारे में इसे बताऊँ? नहीं, मेरा ना बताना ही ठीक होगा। अगर मैंने इसे बताया भी तो इसे मुझ पर विश्वास नहीं
नहीं होगा। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वही सरिया नोटिस करती है कि मेरे स्वॉर्ड को ऐसे करार देना इम्पॉसिबल है और मुझे लगता है कि इसे भी ये पता होगा और लगता है कि इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें किंगडम के फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिकमेंड कर सकती हूँ और मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम वहाँ पर मत जाओ। तुम उस जगह के लिए नहीं बने। खुद पर डाउट करने लगता है कि मुझे पता था, मुझ में वो बात नहीं है। सरिया कहते हैं कि तुम्हें वर्ल्ड यूनियन अकेडमी जाना चाहिए। ये सुनकर गिरे के होश उड़ जाता है क्योंकि यूनियन अकेडमी किंगडम की नहीं बल्कि वर्ल्ड की फाइनेस्ट अकेडमी है। याद करता है कि वर्ल्ड यूनियन अकेडमी से ही तो स्वॉर्ड फिन और बाकी फाइटर्स थे। सरिया बताती है कि पर इस कंडीशन में तुम उस अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकती। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप के मुकाबले बहुत कमजोर है। भला इतनी वीक बॉडी के संग तुम्हारे पास इतनी स्किल कहाँ से आई? क्रिस सोचता है कि उस अकेडमी में कई सारे टॉप फाइटर्स प्रोड्यूस किए हैं। इस पोट्री के संग में कम्पीट नहीं कर सकता। दरिया बताती है कि एंट्रेंस एग्जाम में अभी 9 मंथ्स बाकी है। ये ज्यादा टाइम तो नहीं है पर तुम आने वाले 9 मंथ्स तक परेशानियों से गुजरने को तैयार हो। ग्रे कहता है कि मैं परेशानियों से गुजरना तो नहीं चाहता पर मैं ऐसा करूंगा। प्लीज आने वाले 9 मंथ्स के लिए मुझे ट्रेन करो। दरिया कहती है कि ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग आज से ही शुरू होती है। इसके बाद ग्रे कड़ी मेहनत से ट्रेन होता है। ट्रेनिंग के 8 मंथ बाद उसकी बॉडी काफी इम्प्रूव हो गई है। दरिया कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होती है, मेरे पास तुम्हें सिखाने को कुछ नहीं है। ग्रे कहता है कि अभी मेरे पास 1 मंथ बाकी है। दरिया उसे एग्जामिनेशन की जगह पर जल्दी जाने को कहती है। वो उसके लिए उसे कुछ पैसे भी देती है। ग्रे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा जल्दी वहाँ जा रहा हूँ, मानो कि तुम मुझे इस विलेज से बाहर निकालना चाहती हो। दरिया कहती है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ग्रे कहता है कि मैंने सुना है कि पास में ही ओगर का झुंड देखा गया है और इस विलेज में ज्यादा गार्ड्स भी नहीं है। दरिया सही में ग्रे को विलेज से बाहर निकालना चाह रही थी। वो कहती है कि हाँ, ऐसा कुछ पाया तो गया है पर तुम्हें उससे क्या लेना? जल्दी रॉयल कैपिटल से हेल्प आने वाली है तो तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें अपने एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। ग्रे को पता चलता है कि दरिया झूठ कह रही है। इस विलेज के लिए कोई हेल्प नहीं आने वाली। विलेज के डिस्ट्रॉय होने से पहले मास्टर मारने वाली है। मैंने सुना था कि वो ओगर को अकेले डिफीट करने गई थी और वहाँ पर मारी गई। ग्रे कहता है ठीक है, वो उसका धन्यवाद करता है और विलेज से जाने की गाता है। कुछ समय बाद हमें ओगर का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पर ओगर ने कई ह्यूमंस को मारा हुआ है और वहीं पर सरिया उन्हें डिफीट करने आई है। वो ब्लर को देखते हुए कहती है कि वो सब यहीं पर होगी। अभी वो किसी के आवाज सुनती है। तो तुम कहाँ जा रही हो मास्टर? वो देखती है वहाँ पर ग्रे बैठा है। दरिया पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो अकेडमी की ओर निकले थे ना? ग्रे कहता है कि इस सवाल में तुमसे पूछता हूँ, तुमने तो कहा था कि ओगर से फाइट करने के लिए रॉयल कैपिटल से आर्मी आने वाली है। दरिया बताते कि मुझे पता चला है कि किसी कारण वो यहाँ नहीं आ सकते तो मैंने खुद इनसे निपटने की सोचा और वैसे भी मैं इन्हें हैंडल कर सकती हूँ। मुझे स्कोर रिपोर्ट से पता चला है कि इनका बॉस इलाइट ओगर है और यहाँ ऑलमोस्ट 40 से 50 मॉन्स्टर्स है। हाँ, इनके नंबर ज्यादा है पर मैं इन्हें हैंडल कर सकती हूँ। ग्रे सोचता है कि इलाइट ओगर खुद में तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पर ओगर की रियल स्ट्रेंथ उसके इंटेलिजेंस और लीडरशिप में होती है। मुझे पता है कि अगर मैंने मास्टर को अकेले फाइट करने दी तो इस बैटल में मारी जाएगी और उसके बाद विलेज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्रे सरिया के साथ फाइट करने की गाता है। वो कहता है कि मैं रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ पर क्या तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा? दरिया कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें मॉक बैटल में नहीं हरा पाती पर किसी को भी नहीं पता कि रियल फाइट में क्या होने वाला है। ग्रे कहता है कि तुम अकेले जाने वाली हो, ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें नॉकआउट करके खुद ओगर से फाइट करने जाऊंगा। ये सुनकर सरिया कहती है कि ठीक है पर मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस बैटल में सर्वाइव करोगे। ग्रे कहता है कि मेरा यही करने का इरादा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बैटल में ना मरो। इसके बाद वो दोनों ओगर के अड्डे पर जाते हैं। वो नोटिस करता है कि उन्होंने उस जगह पर अपना अड्डा बनाया है जहाँ से कोई भी बचकर नहीं भाग सकता। ग्रे बताता है कि मॉन्स्टर बहुत इंटेलिजेंट होता है, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। दरिया कहती है कि यहाँ पर मुझे उसका बॉस नहीं दिख रहा, हो सकता है कि वो टेंट में होगा। वो दोनों लेफ्ट और राइट साइड से अटैक करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों ओगर पर अटैक करने निकल जाते हैं। दरिया एक ओगर का सिर काटती है, बाकी ओगर से नोटिस करते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और वहीं ग्रे भी ओगर पर अटैक कर देता है। वो दोनों एक एक करके ओगर को डिफीट करने लगते हैं पर उन्होंने कई ओगर को डिफीट कर दिया है। ग्रे सरिया को अलर्टाने की गाता है। ग्रे सोचता है कि ये तो बहुत ही वीक है, अगर इतने ही वीक थे तो मास्टर इन्हें अकेले हैंडल कर सकती थी। वो टेंट की ओर देखता है, वो वहाँ पर एक ओवर को देख कर डर जाता है। वो सरिया से वहाँ से भागने की गाता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, तभी उनके ऊपर एक
कूदते हुए एक लाइट होकर आता है। ग्रे कहती है कि तो उसका बॉस आ ही गया। ग्रे बताता है कि बॉस नहीं है। तभी पीछे से रियल बॉस दहाड़ मारता है। इस दहाड़ से बाकी ओगर जोश में आ जाते हैं। हैरी नोटिस करते हैं कि वो बॉस एलाइट ओगर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रे बताता है कि वहाँ पर एक ओगर जनरल है और ये जनरल इन सब का रियल बॉस है। ये सुनकर सरिया कहती है कि तुम इसे डिफीट नहीं कर सकते। वो एलाइट ओगर की ओर भागते हुए कहते हैं कि इसे मार कर यहाँ से चलता है। वो एलाइट ओगर पर अटैक करती है पर वो नोटिस करते हैं कि एलाइट ओगर हील हो गया है। ग्रे बताता है कि ओगर जनरल की दहाड़ ने इनकी पावर को बढ़ा दिया है, इसीलिए जल्दी रिकवर हो रहे हैं। ग्रे आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें इन सबको डिफीट करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हैरी पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। ग्रे कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, हमें इसे डिफीट करना होगा। ग्रे ओगर जनरल की वो जाने के लिए बाकी ओगर से फाइट कर रहा है। ओगर्स पर अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है। ओगर की पावर बढ़ चुकी है। ग्रे अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है। हैरी अभी उसे अपनी एक स्पीयर स्वॉर्ड देती है। अब उसके पास 2 स्वॉर्ड है। उसे किसी भी हालत में जनरल को डिफीट करना है। ग्रे जनरल की ओर आगे बढ़ने लगता है पर ओगर उस पर भारी पड़ रहा होता है और तभी ओगर फिर से दहाड़ मारता है और ओगर स्कोर स्ट्रॉन्ग कर देता है। ग्रे सोचता है कि जनरल को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। सही में ओगर्स इंटेलिजेंट होते हैं। ओगर्स को डॉज करते हुए जनरल की ओर भाग रहा है। तभी एक ओगर ग्रे को पकड़ लेता है और वहीं दूसरा ओगर उस पर अटैक करता है। ग्रे उस अटैक से बार बार ही बच पाता है। तभी वो देखता है कि एक ओगर उसमें पंच मारने वाला होता है। ग्रे उस पंच को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है पर उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि वो ग्रे को दूर उसेर देता है। वो नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी है, बस उसके पास एक ही स्वॉर्ड बची है। वो सोचता है कि मुझे एक स्वॉर्ड से इन सब ओगर और उसके बॉस को डिफीट करना है। अब मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मैं फाइट नहीं जीत सकता। वो सरिया को माँ से भागने की कहता है। सरिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ग्रे कहता है कि क्या तुम यहाँ मरने की सोच रही हो, तुम यहाँ से भागो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। सरिया कहती है कि मैं और नहीं भाग सकती। ओगर ने उसके लेग को इंजर कर दिया है। एक ओगर ग्रे पर अटैक करता है। ग्रे उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचता है कि मैं लिक्विडेटर को मारने के लिए अपने पास में आया और अब मैं यहाँ मरने वाला हूँ। तभी वो देखता है कि उसकी लास्ट स्वॉर्ड भी टूट गई। वो सोचता है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे उस पावर का यूज करना होगा। वो सेंसेशन को याद करता है। इसके बाद वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को डार्क फ्लेम में कवर करके उस पर अटैक करता है। सरिया ग्रे को नोटिस करती है। ग्रे कहता है कि सब ठीक है। उसके अटैक ने बाकी ओवर के साथ उसके जनरल को भी काट दिया है। सरिया लाइट ओवर के अटैक को ब्लॉक करती है। उसे काटते हुए कहती है कि जनरल की पावर के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उसे काट देती है। उन्होंने सारे ओवर्स को डिफीट कर दिया। ग्रे कहता है कि हमने कर दिया पर ऐसा करने में उससे तुम्हारी स्वॉर्ड टूट गई। सरिया कहती है कि कोई नहीं, तुमने मेरी जान बचा ली। तभी वो देखती है कि ग्रे नीचे गिर जाता है। वो बेहोश हो गया है। ग्रे को होश आता है। वो एक डोर के सामने खड़ा है। उस डोर में उसकी पावर है। वो डार्क फ्लेम को नोटिस करके समझ जाता है कि ये तो वही पावर है। अगर मैं इस डोर को ओपन करूं तो क्या मैं ये पावर अचीव कर सकता हूँ। वो डोर की ओर आगे बढ़ता है पर तभी वो आगे जाने से रुक जाता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस डोर को खोलता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। डोर के पीछे से आवाज आती है कि तुमने 30 सीजन लिया। ग्रे की आँख खुलती है। वो देखता है कि उसके सामने सरिया है। उसे पता चलता है कि वो विलेज की इन्फर्मरी में है। सरिया बताती है कि तुम 5 दिन से बेहोश थे, मुझे लगा कि तुम्हें होश ही नहीं आने वाला। ग्रे कहता है कि लगता है कि मैंने खुद को ज्यादा ही पुश कर दिया, मेरी बॉडी इसको संभाल नहीं पाई। सरिया पूछते है कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है, क्या तुम मूव हो सकते हो। ग्रे मूव होने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि उसके राइट हैंड में जान नहीं बची। वो खुद से पूछता है कि मैं इसे मूव तो कर सकता हूँ पर क्या मैं इससे शॉट पकड़ पाऊंगा। वो अपने हैंड पर डार्क फ्लेम को नोटिस करता है। सरिया उन फ्लेम्स को नहीं देख सकती। वो कहते हैं कि तो तुम इसे मूव नहीं कर पा रहे, मुझे लगा ही था आसानी से हील नहीं होने वाला, तुम्हारे हैंड की सारी बोन्स टूट गई थी। ग्रे कहता है कि क्या कहा पर मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। सरिया बताती है कि तुम्हें चीट करने के लिए हमने मैजिक पोशन का यूज किया है। ग्रे कहता है कि ये पोशन तो बहुत एक्सपेंसिव दिखाई देता है। सरिया कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, विलेज चीफ ने हमें दिया है। ग्रे कहता है कि पर चीफ ऐसा क्यों करेगा, वो तो मुझे जानता भी नहीं है। सरिया कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम इस विलेज के हीरो हो। ग्रे को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर चीफ आता है। ग्रे मैजिक पोशन के लिए उसका धन्यवाद करता है। विलेज चीफ कहता है कि हमें तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, तुमने ओवर जनरल को मार कर हम सब की जान बचाई है। अगर तुम ऐसा ना करते तो वो सब हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देते। अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं होते तो ये विलेज बच नहीं पाता। ग्रे याद करता है कि चीफ सही कह रहा है, मेरी पास लेफ्ट ने ओवर ने इस विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये
कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले हो। तभी ग्रे को याद आता है कि वो एग्जाम के एक वीक पहले ओगर से फाइट करने गया था और 5 दिन से वो बेहोश पड़ा है। मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही दिन है। यूनियन अकेडमी तक जाने को नॉर्मली 3 दिन लगते हैं, पर अगर मुझे हॉर्स मिल जाए तो मैं वहाँ से 1 दिन में पहुँच सकता हूँ। वो कहता है कि क्या मुझे एक हॉर्स मिल सकता है? रीव कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। मैंने पहले से ही इस विलेज का बेस्ट हॉर्स प्रिपेयर किया हुआ है, उसकी मदद से तुम जल्द ही यूनियन अकेडमी पहुँच जाओगे। अरे कहती कि अगर तुम्हें आज होश नहीं आता तो हम तुम्हें बेहोशी वहाँ पर ले जाते। ग्रे इन्फर्मरी से बाहर आता है, वो देखता है कि विलेजर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि ग्रे अकेडमी में एडमिट हो जाएगा। वो विलेज को सेव करने के लिए उसका धन्यवाद कर रहे हैं। विलेजर्स ग्रे को उसकी फी के लिए मनी भी देते हैं। ग्रे सबका धन्यवाद करता है। ग्रे कहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं यहाँ वापस नहीं आ पाऊंगा। ग्रे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम फेल नहीं होने वाले। यूनियन अकेडमी का कोई भी एप्लीकेंट ओगर जनरल को डिफीट नहीं कर सकता। ग्रे बताता है कि पर मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा। ग्रे कहते हैं कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड तो काम कर रहा है ना, तुम्हें उस पावर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रे कहता है कि पर एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला, मैं खास से उसे पास नहीं कर सकता। ग्रे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारी एबिलिटी को पहचान लेगी, तुम पक्का एग्जाम को पास कर लोगे। ग्रे सेरिया का धन्यवाद करता है। वो याद करता है कि मेरे पास्ट लाइफ में ये विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था, पर अभी ये एग्जिस्ट करता है। फ्यूल चेंज हो गया है, मेरे पावर के साथ मैं फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ। वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद फाइनली वो समय पर यूनियन अकेडमी पहुँच जाता है। वहाँ पर कई सारे एप्लीकेंट्स एंट्री ले रहे हैं। एग्जाम में हो गया है। अनाउंसमेंट होती है कि जल्द ही एप्लीकेंट्स को एग्जाम टिकट दी जाएगी। वहाँ पर कई सारे एप्लीकेंट्स हैं। एप्लीकेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि हर साल अलग अलग एप्लीकेंट सिलेक्ट किए जाते हैं। किसी साल 50 एप्लीकेंट और किसी साल सिर्फ 1 एप्लीकेंट ही सिलेक्ट हो पाता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर एरियल आती है। वो एक चुटकी मारती है और एप्लीकेंट्स के सामने उनके एग्जाम टिकट आ जाती है। ग्रे नोटिस करता है कि उसकी टिकट पर सिर्फ एग्जाम नंबर और उसका कोर्स लिखा है। एरियल बताती है कि तुम्हारी टिकट पर एग्जाम नंबर और कोर्स लिखा है। हर साल ऐसे ही सिलेक्शन किया जाता है। यूनियन वर्ल्ड अकेडमी किसी को भी जेंडर, स्टेटस, नेशनैलिटी और यहाँ तक कि तुम्हारे नाम पर जज नहीं करती। सिर्फ जो एग्जाम को पास करके ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ तक आ पाएगी उनको ही अपना नाम बताने का अधिकार है। ग्रे नोटिस करता है कि उसके कोर्स में फेंसिंग है, मतलब उसे डुपल करनी होगी। एरियल कहती है कि मैंने तुम्हें देखकर तुम्हारा कोर्स असाइन किया है, अगर कोर्स सिलेक्शन में मुझसे गलती हुई तो अपना हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हो। एप्लीकेंट्स को यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ एरियल ने उन्हें देखकर उनका कोर्स सिलेक्ट किया है। उन्हें डाउट है, उन्हें लग रहा है कि अकेडमी ने उनका बैकग्राउंड चेक किया है और या फिर माइंड रीडिंग मैजिक से उनके कोर्स के बारे में पता लगाया है। एरियल कहती है कि लगता है कि सबको सही कोर्स असाइन हुआ है, तुम एग्जाम की टाइमिंग के लिए अपनी टिकट चेक कर सकते हो। ग्रे देखता है कि उसका एग्जाम नेक्स्ट डे है। उसे उम्मीद थी कि उसे हैंड हील करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एरियल बताती है कि 1 शॉर्ट प्रैक्टिकल एग्जाम है, अगर तुम लेट होते हो तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी और हम एग्जाम की टाइमिंग को भी चेंज नहीं करने वाले। एरियल सोचता है कि मेरा राइट हैंड जरा सा भी हील नहीं हुआ है, मुझे उम्मीद है कि ये कल तक थोड़ा हील हो जाएगा। अगले दिन भी उसका हैंड बिल्कुल हील नहीं होता। वो सोचता है कि मुझे इस हैंड के साथ एग्जाम को क्लियर करना होगा। उसे बताया जाता है कि अगला नंबर उसी का है। वो सोचता है कि मुझे नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, मेरा लेफ्ट आर्म सही काम कर रहा है और मैं अपने राइट हैंड को थोड़ा बहुत तो मूव कर सकता हूँ। मुझे एग्जामिनर्स के मूव पर ध्यान देना चाहिए। उनकी फायर देखने लगता है। एग्जामिनर एप्लीकेंट की फायर शुरू होती है। एप्लीकेंट के हाथ में बहुत बड़ी स्वॉर्ड है, पर एग्जामिनर उसे इजीली ब्लॉक कर लेता है और यही नहीं, एग्जामिनर एप्लीकेंट को डिफीट कर देता है। ये देखकर ग्रे सोचता है कि मैं तो गया काम से। अगला नंबर ग्रे का है। एग्जामिनर कहता है कि तुम पहले अटैक कर सकते हो। ग्रे सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके सामने टिक भी सकता हूँ, पर जो मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगा। एग्जामिनर की ओर भागने लगता है। उसे याद आता है कि सैनिक ने उसे बताया था कि और को मूव करते हुए उसने हैंड की नहीं बल्कि पूरी बोरे की फोर्स लगानी होती है। वो सोचता है कि अगर मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मैं अपनी बोरे का फोर्स लगाऊंगा। वो एग्जामिनर पर अटैक करता है, पर एग्जामिनर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। एग्जामिनर ग्रे पर अटैक करता है। ग्रे नोटिस करता है कि एग्जामिनर की स्वॉर्ड बहुत स्लो है, वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सकता है, पर एग्जामिनर के अटैक में पावर है। ग्रे सोचता है कि अगर मैं स्वॉर्डमैनशिप पर ध्यान दूं तो इसकी पावर को ओवरकम कर सकता हूँ। वो एग्जामिनर पर अटैक करने लगता है। वो नोटिस करता है कि एग्जामिनर सही में स्लो है। उसे अपनी मास्टर सीरिया की याद आती है जिसने उससे कहा था कि वो इस एग्जाम को डेफिनेटली पास कर लेगा। वो उसे कहता है कि लगता है कि मैं इस एग्जाम
को पास कर सकता हूँ। रे सोचता है कि मैंने एग्जामिन की जोर में शिप तो जीत ली है, हम दोनों की पावर में बहुत डिफरेंस है, मैं स्टीफन को बीट नहीं कर सकता और मेरे लिए खास जीत रहा इतना आसान नहीं होने वाला। पर उसके मुंह में पहले फिरअप हो गई है। वो एग्जामिनर को अपने पास आने देता है, एग्जामिनर उस पर अटैक करता है। रे ने अपनी ओपनिंग बना ली है, वो एग्जामिनर के पीछे आता है और उस पर अटैक करता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि रुक जाओ। रे सोचता है कि क्या मैच खत्म हो गया, पर मैंने तो इसे डिफीट किया ही नहीं। इंस्ट्रक्टर बताता है कि डुएल की टाइम लिमिट एंड हो चुकी है, ये मैच ड्रॉ होता है। रे सोचता है कि तुम एग्जाम में फेल हो गया। वो हंसते जाते हुए सोचता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अगले साल तक मेरा आर्म हील हो जाएगा, तब मैं फिर से एग्जाम दे सकता हूँ। वो उसका धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। एग्जाम प्रोसेस 1 वीक तक चलती है। 1 वीक के बाद वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के प्रोफेसर कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। हेडमास्टर बाकी प्रोफेसर से पूछता है कि इस साल के कैंडिडेट्स के लिए तुम्हारे क्या विचार है। प्रोफेसर कहता है कि हम थक चुके हैं और एक कैंडिडेट को ऑब्जर्व करना बहुत सदा देने वाला काम है। नेक्स्ट ईयर हमें वर्कलोड को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रोफेसर कहता है कि अपने वर्कलोड को कम करने के लिए हम कैंडिडेट्स में टैलेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। हेडमास्टर कहता है कि मैंने तुमसे कैंडिडेट्स के बारे में पूछा है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं। तो चलो शोरमैनशिप कोर्स से शुरू करते हैं। एक प्रोफेसर कहता है कि जिन कैंडिडेट्स ने एग्जामिनर को डिफीट किया है वो पास हुए हैं। बचे हुए कैंडिडेट्स को हम उनकी स्किल पर टेस्ट कर रहे हैं कि वो कितने अच्छी तरह एग्जामिनर से फाइट कर पाए हैं। ऐसे सिर्फ 6 ही कैंडिडेट से जो एग्जामिनर को बीट नहीं कर पाए, पर उन्होंने अच्छी फाइट की है। एक प्रोफेसर कहता है कि अगर हम उन्हें ज्वाइन भी करने दे तो वो बाकी स्टूडेंट्स के संग नहीं चल पाएंगे। उन स्टूडेंट्स को फेल करने की सोचता है। हेडमास्टर कहता है कि तो ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया। तभी प्रोफेसर ईरेल पूछती है कि कैंडिडेट नंबर 513 का क्या? वो ग्रे का नंबर है। प्रोफेसर ग्रे की पार्ट को देखता है। एक प्रोफेसर कहता है कि वंस में जीतने ही वाला था, पर उसे जीतने के लिए एक ओपनिंग की जरूरत पड़ी। उसकी टेक्निक ठीक थी, पर उसमें पावर नहीं है। मुझे लगता है कि शुरुआत से ही ये मैच वन साइडेड था। सारे प्रोफेसर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वही ईरेल सोचती है कि सबने इसकी पार देखी, पर किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया। अगर हर कोई इतना अंधा है तो हो सकता है कि हम एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज करना पड़े। अगले दिन रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है। रे को पता चलता है कि सिर्फ 6 कैंडिडेट ही पास हुए हैं। धीरे धीरे पास हुए कैंडिडेट की टिकट चलने लगती है। रे देखता है कि वो फेल हो गया है। अनाउंसमेंट होती है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट हेड ऑफ द डिटेक्ट एनरोलमेंट प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। रे सोचता है कि लगता है कि मैं फेल हो गया। तभी अनाउंसमेंट होती है कि डिवाइन एंड स्पेशल एडमिशन की बारी है। रे का कार्ड चलता है। वो सोचता है कि क्या मैं पास हो गया हूँ। स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि तो ये इस साल भी डिवाइन आई एडमिशन कर रहे हैं। रे सोचता है कि ऐसा कुछ मैं पहली बार सुन रहा हूँ। स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अकेडमी का इमेज स्टैंडर्ड गिर गया है, ये तो एक बैकडोर प्रोसेस है। वही रे सोचता है कि मेरा तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, कहीं मास्टर ने तो ऐसा नहीं किया। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। तभी वहाँ पर एक गोल्डमैन कहता है कि डिवाइन एंड स्पेशल एडमिशन के बारे में तुम ऐसा मत सोचो। एक ऐसी कैटेगरी है जिसने कई सालों में महान टैलेंट प्रोड्यूस करे हैं। को पता चलता है कि एमी व्हाइट, बेला और ब्राइट, टिग मुलर और जेकब ब्लूमफील्ड भी डिवाइन आइट कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स बात करते हैं कि वो सारे के सारे फेलियर्स हैं। वही ग्रीन को याद करते हुए सोचता है कि लिक्विडेटर से फाइट करते टाइम वो सब फ्रंट लाइन पर थे, और अब मैं भी उनकी कैटेगरी में हूँ। अगले दिन एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होने वाली है। स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म चेंज करने को कहा जाता है। स्टूडेंट्स मेन ऑफिस के सामने प्लाजा में असेंबल हो रहे हैं, पर स्टूडेंट्स देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी एक इंस्ट्रक्टर वहाँ आकर माफी मांगता है। वो कहता है कि हम थोड़े लेट हो गए। वो स्टूडेंट से जगह बनाने को कहता है। इसके बाद वो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके बिल्डिंग को समन करता है। स्टूडेंट से देखकर हैरान हो जाता है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ पर बैठ सकते हो। स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैजिक से इतनी बड़ी बिल्डिंग को टेलीपोर्ट किया जा सकता है। वही ग्रे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि तो यह है वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की पावर। वो देखता है कि दो स्टूडेंट आपस में सीट को लेकर बात कर रहे हैं। ये सारे कोर्सेज में से सिर्फ 30 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर इतनी सारी सीटें क्या कर रही है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे वर्ल्ड यूनियन एकेडमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड के कोने कोने से बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं। जरा ऊपर देखो। वह स्टूडेंट ऊपर देख कर हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर कई सारी एयरशिप है। ग्रे नोटिस करता है कि ये तो वैसी मैजिक एयरशिप है जिसमें लिक्विडेटर से फाइट करने के लिए मुझे भेजा गया था। मैंने सुना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरशिप में से एक है। क्या सही में ये एंट्री सेरेमनी के लिए इनका यूज कर रहे हैं? उस एयरशिप में बाकी स्टूडेंट प्लाजा को ज्वाइन करते हैं। इंस्ट्रक्टर कहता है कि तो चलो एंट्रेंस सेरेमनी को शुरू करते हैं। सेरेमनी शुरू होती है। हेडमास्टर स्पीच
दे रहा है और वहीं ग्रे बोर हो रहा है। इसके बाद हर एक कोर्स के बेस्ट स्टूडेंट को बुलाया जाता है। फॉर्मेशिप कोर्स में से लियोनहार्ड को बुलाया जाता है। स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि उसने एग्जामिनर को कुछ सेकंड्स में हरा दिया था। ऐसा मानना है कि वो फॉर्मेशिप में प्रोफेसर को भी टक्कर दे सकता है। लियोनहार्ड पूछता है कि क्या मैं फ्रीली यहाँ पर अपनी बात रख सकता हूँ। इंस्ट्रक्टर कहता है कि क्यों नहीं। लियोनहार्ड कहता है कि ठीक है, मुझे अकेडमी से कंप्लेन है। वो कहता है कि हम सभी स्टूडेंट मेहनत करके सही तरीके से इस अकेडमी में एंटर हुए हैं और हमारे बीच में क्या सभी स्टूडेंट है जो कि इस अकेडमी को डिजर्व नहीं करता। क्यों सही कहा ना डिवाइन एंड प्रोफेसर एरियल। ये सुनकर एरियल हैरान हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट ने एग्जाम को पास किया है। हालांकि वो तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें निकाल दे। और ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। लियोनहार्ड कहता है कि मैं उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो सही तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उस बैंक दो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे डिवाइन एंड स्पेशल एडमिशन के कारण यहाँ आए हैं। लियोनार्ड कहता है कि जो भी स्टूडेंट डिवाइन आए स्पेशल मेथड से यहाँ आया है वो सामने आए, उसे अपनी यूनिफॉर्म को लुटा कर यहाँ से चला जाना चाहिए। ये सुनकर सारे स्टूडेंट हैरान होते जाते हैं और वहीं ग्रे सोचता है कि ये इतना गुस्से में क्यों है। अच्छा हुआ कि ये मेरे बारे में नहीं जानता। अगर मैं खुद के बारे में बताऊं ही ना तो मैं बच सकता हूँ। एरियल कहते हैं कि साल के स्टूडेंट्स में कुछ ज्यादा ही जोश है। लियोन कहता है कि मैं सीरियस हूँ। बैकडोर मेथड से स्टूडेंट्स को लाना बंद करो। तभी एरियल लियोन के पीछे आते हुए कहते हैं कि तो तुम्हें लग रहा है कि तुम उस स्टूडेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अपने पीछे एरियल को देखकर लियोन घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या कहा। ऑफ कोर्स मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एरियल कहते हैं कि तू कैसा रहेगा कि हम एक शर्त लगाए। एक शर्त तुम्हारी और मेरी जो